हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास देख रहे थे, जिसमें 1853 तक का एक्ट हो चुका है। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे 1858 से। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जितने भी सारे एक्ट हैं उसको हम लोग दो पार्ट में बांट करके देखेंगे। एक जो कंपनी के अधीन था और दूसरा जो क्राउन के अधीन था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज के अधीन। तो यहाँ तक जो था वो 1773 से 1853 तक ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद 1858 से इसका 1947 तक ये देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। तो ये 1858 का अधिनियम है। इसमें देखते हैं, भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब वही जो ब्रिटिश राजा था, मतलब रानी थी, को दे दिया गया। भारत के प्रशासन पर का भार अब ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत राज्य सचिव कहा जाता था, को दे दिया गया तथा इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। तो मतलब ब्रिटिश सरकार के मंत्री, मतलब ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो ये भारत राज्य सचिव नाम का एक पद सृजित किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारत का प्रशासन का भार इसके कंधों पर डाल दिया गया। कहने का मतलब इसके थ्रू शासन शासन करने का वो किया गया। भारत यह राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जैसा कि मैंने अभी बताया। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस अधिनियम के आने के बाद भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा तथा वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। देखिए, ये वायसराय शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, वाइस रॉय। ठीक है, तो ये जो रॉय मतलब ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड में इसका मतलब होता है राजा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वाइस यूज़ किया जाता है, ये छोटा मतलब कोई छोटा, जो छोटी पदवी होती है उसके लिए। तो मतलब एक तरह से इसका मतलब हो गया छोटा राजा। तो जो बड़ा राजा था वो ब्रिटेन में बैठा हुआ था। ठीक है, और उसका जो प्रतिनिधि था, वो जितने उपनिवेश थे वहाँ पे उनके प्रतिनिधि बैठे हुए थे। तो यहाँ जो भारत में था उसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो था ये अब वायसराय के नाम से होने लगा। पहला जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी क्वेश्चन आता है, ये नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। तो इसमें यही सारे फैक्ट थे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ये अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है, और भारत राज सचिव, ये भारत राज सचिव, जैसे कि अभी आप कुछ देर में अभी मैं बताऊंगा जब एक्ट पढ़ेंगे। जैसे मार्ले मिंटो है। ठीक है, अब कई सारे एक्ट पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें जो मार्ले था ये वही था, भारत राज्य सचिव था। ठीक है, ये दोनों मिल करके ही जो भी करते थे। तो ये भारत राज सचिव नाम का एक पद सृजित किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद, और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। वहाँ जितने जो मंत्रिमंडल होते थे उसी में से एक सदस्य होता था जो यहाँ पे होता था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और अब ये जो है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। इतने सारे फैक्ट हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए, ये परिषद अधिनियम है। ठीक है, इसको आप ध्यान जहाँ जहाँ देखिए कहीं कहीं भारत शासन अधिनियम आएगा, जैसे कि ये था ये परिषद अधिनियम है। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में पांचवें सदस्य के रूप में विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। मतलब परिषद का जो पांचवा सदस्य था, पांचवें सदस्य के रूप में विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। इसके तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वह नए प्रांतों की स्थापना एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। तो देखिए, अभी ये जो अध्यादेश यहाँ पर जारी करने की शक्ति मिल रही है। अब ये धीरे धीरे जैसे एक्ट बढ़ता जाएगा, इनके अध्यादेश में मतलब इनकी क्षमता, इनका पावर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे, और यही फिर बाद में 1935 में आएगा, और यही 1935 से आपके संविधान में भी ये अध्यादेश आ जाता है। तो मतलब शुरुआत देखिए यहाँ से हो चुकी है अध्यादेश की। ठीक है, तो ये नए प्रांतों की स्थापना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता था और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई।
तो ये सारे फैक्ट हैं इसमें। बम्बई और मद्रास प्रांत की परिषदों को कानून निर्मित करने एवं उनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये जो थे अभी तक तो ये थे कि बंगाल के अंडर में थे, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसी के अंतर्गत ये लोग शासित होते थे। लेकिन अब ये क्या थे, अब ये अपने परिषदों में कानून भी निर्मित कर सकते थे और उनमें संशोधन भी कर सकते थे। नेक्स्ट है, वायसराय की विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वीटो शक्ति मांगता है फिर बाद में वीटो की शक्ति में बढ़ोतरी होती जाती है। तो अब देखिए, विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो कर सकता था, मतलब अब इसकी क्षमता पहले से ज़्यादा, इसका अधिकार क्षेत्र काफ़ी बढ़ा दिया गया। तो ये सारे फैक्ट थे इसमें। विभागीय प्रणाली, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ये सब मिल गया। और बम्बई और मद्रास संशोधन कर सकते थे, कानून निर्मित कर सकते थे, और वायसराय को जो है वीटो शक्ति का प्रयोग करने का मिल गया, ठीक है, अधिकार। अब ये इतने सारे फैक्ट थे इसमें। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब ये भी देखिए परिषद अधिनियम है, ठीक है, परिषद से संबंधित है, जो काउंसिल थी। इसके माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सदस्यों की संख्या में, क्योंकि परिषद से संबंधित है तो जितने भी सुधार होंगे सब परिषद से संबंधित होंगे, जो परिषद थी इसमें। परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, ये जो था, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब ये जो अधिकार इनको दिए गए हैं, जैसे जैसे एक आगे के एक में अब ये देखेंगे कि फिर इनका दायरा भी बढ़ता जाएगा। अभी बहस करने की मिल रही है, प्रश्न पूछने का मिल रहा है, फिर बाद में उनको जो है उस पर वोटिंग का राइट भी मिलेगा, ठीक है। किंतु देखिए इसमें नेक्स्ट है, किंतु इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अभी जो है 1892 तक इनको अनुपूरक प्रश्न, मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे जो आंसर मिला फिर से इस पर प्रश्न, तो इसी को बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न। तो ये जो है इसका अधिकार इनको नहीं था। नेक्स्ट है, चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई। केंद्रीय विधानमंडल में सरकारी अधिकारियों के अलावा 5 गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव चारों प्रांतों के विधान मंडल के गैर सरकारी सदस्य एवं कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य करते थे, तथा 5 अन्य गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता था। तो ये जो है, ये केंद्रीय विधानमंडल में जो सरकारी अधिकारी थे, इनके अलावा जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनके चुनाव के बारे में ये दिया हुआ है, ये सारे प्रावधान थे इनका। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो यही था कि प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, जो इसमें कि ये जो है फिर इनको वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। और फिर लेकिन इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, जो कि अभी आगे आने के बाद आगे वाले एक्ट में मिलेगा। तो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले कौन था, वहीं भारत राज्य सचिव था, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। ये 1909 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909, 1919, 1935, ये तीनों एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से ज़्यादा बनते हैं, इन्हीं तीनों से। तो इसमें ये है, इसके माध्यम से केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। सदस्यों में 37 शासकीय तथा 32 अशासकीय सदस्य थे। तो जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। अब ये विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में आने लगे थे भारतीय, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन ये सदस्य विदेशी तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध, रेलवे पर होने वाले व्यय एवं ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। हालांकि इन सदस्यों को बजट की विवेचना एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो जैसा कि अभी पिछले वाले में आपने देखा कि अब धीरे धीरे इनका भी दायरा ये बढ़ाते जा रहे हैं, बस ये चीज़ें छोड़ करके विदेशी एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध
और जैसे कि रेलवे पर होने वाले व्यय और ऋण पर भुगतान और किए जाने वाले ब्याज, इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी जो है धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ता रहा। तो ये इतने सारे फैक्ट थे इसमें। अभी अभी और है इसमें। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब देखिए यही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि बार बार पूछता है। तो इसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता है कि मतलब जो चुनाव लड़ेगा वो मुस्लिम होगा, और मतलब और इनको जो वोट देगा वो भी मुस्लिम ही वोट देगा। तो ये था इनका जो पृथक निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान था वो यही था कि मुस्लिम और को मुस्लिम वोट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को भारत सचिव की परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया। अब देखिए भारत सचिव की परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को अब शामिल करने की बात इसमें मतलब ये अधिकार इसमें दे दिया गया इन लोगों को कि मतलब अब भारतीय इसमें भी शामिल हो सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें शामिल होंगे तो कुछ अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे ये भारतीयों का, और फिर उनकी बातों को भी रखेंगे सामने। तो कहीं ना कहीं जो है वो धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं भारतीय इसमें, और ये इनको देते जा रहे हैं जितने भी एक्ट और सुधार हो रहे हैं इनको अधिकार मिलता जा रहा है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो कि बार बार क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कि किस एक्ट में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी गई, तो ये जो है वो मार्लियामेंटो सुधार था। और यहीं से जो है वो बांटो और राज करो वाली जो नीति है, मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटना, लगभग यहीं से स्टार्ट हो चुका था इनका। ठीक है। जो जब हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1907 का सूरत विघटन, तो बस वही से सूरत से ही विघटन शुरू होता है, और फिर ये इसी आधार पर हिंदू और मुस्लिम को बांटना भी शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। और भारतीयों को इसमें एंट्री मिलने लगी धीरे धीरे। और ये था पूरे 1909 का मार्लियामेंटो सुधार। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। तो इसमें जो प्रावधान थे वो ये है, इस अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए। अब देखिए अभी आपने पिछले वाले एक्ट में पढ़ा कि भारत राज्य सचिव और गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थी उसमें इंडियंस को भी एंट्री, भारतीयों को भी एंट्री मिलने लगी थी। ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये था 8 में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए। भारत सचिव के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो जैसा कि अभी पहले वाले में पढ़ा था आपने कि भारत सचिव जो था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो अब उसमें और नियंत्रण इनके ऊपर बढ़ा दिया गया भारत सचिव के ऊपर। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से कम कर दी गई तथा यह संख्या न्यूनतम 8 से 12 हो सकती थी। ठीक है। तो जो सदस्यों की संख्या 15 थी, 15 से अब इसमें न्यूनतम 8 और मैक्सिमम जो है वो 12 हो सकती थी, ये बात है इसमें। अब इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय परिषद में भारतीयों को प्रभावशाली भूमिका दी गई। जैसा कि अभी केंद्रीय परिषद की बात हो रही है, जो था अभी आपने पढ़ा ना इसमें कि भारतीयों को एंट्री मिल गई, अब इनको प्रभावशाली भूमिका भी मिलने लगी, मतलब अच्छे पद भी दिए जाने लगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होते थे। तो अब देखिए ये वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था इसमें 3 सदस्य भारतीय होने लगे। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा। मतलब जो अभी आप पढ़ेंगे इसमें अभी बताता हूँ मैं। तो राज्य परिषद मतलब 2, और ये दूसरा जो था वो केंद्रीय विधानसभा। दरअसल ऐसा था इस एक्ट में कि अक्सर इसमें जो क्वेश्चन बन कर आते हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा पूछता है कि किस एक्ट में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो द्विसदनी का मतलब हो गया 2 सदन।
ठीक है, जिसमें कि एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो केंद्र में जो था वो, ये केंद्र में था, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की गई, जिसमें से कि एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। और इसमें जो दूसरा बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा मतलब ये आता है कि प्रांतों में, वो सॉरी, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। तो जनरली क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वैध शासन और द्विसदनी व्यवस्था, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जो सेंटर है उसमें जो है द्विसदनी व्यवस्था कर दी जाती है, और जो प्रांत होते हैं, स्टेट मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रांत, इसमें जो है द्वैध शासन व्यवस्था होती है। ये जो द्वैध शासन का मतलब है, ये शासन की एक प्रणाली है। अभी मैं समझाऊंगा आगे क्या था ये। द्वैध शासन मतलब ये शासन की एक प्रणाली है कि कैसे शासन करना है। और ये जो था, इसमें दो सदन बना दिए गए, जिसमें से कि एक राज्य परिषद और दूसरा जो है वो केंद्रीय विधानसभा। तो यही एक्ट था 1919 का, जिसमें ये क्वेश्चन आता है। यही एक्ट था जिसमें केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था कर दी गई, और प्रांतों में, यहाँ प्रांत में लिख देता हूँ स्टेट, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे देखते हैं, अभी मैं बताऊंगा द्वैध शासन क्या है। तो 1935 में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या था ये। सेंटर में द्विसदन, दो सदन बन गए, और प्रांत में जो है द्वैध शासन लागू हो गया। अब द्वैध शासन क्या था, आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। अब देखिए, इसमें ऐसा था जैसे कि आज आप देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन भागों में बांटा जाता है जो विषय होते हैं। तो जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य कानून बनाता है। तो उसी तरह से इसमें जो ये मैंने अभी बताया कि शासन की द्वैध प्रणाली थी, इसके अंतर्गत प्रांतीय विषय जो थे उसको दो भागों में बांटा गया। मान लो ये प्रांतीय विषय, इसको दो भागों में आपने बांट दिया। एक हो गया आरक्षित और दूसरा हो गया हस्तांतरित। ठीक है, हस्तांतरित। तो जैसा कि अभी आपने इसमें ये देखिए, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मनोनीत पार्षदों की सहायता से करता था, तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता था। ये सदस्य जो होते थे हस्तांतरित वाले, वो निर्वाचित सदस्य होते थे। ठीक है, तो इसमें ये क्या द्वैध, इस प्रणाली में क्या था आरक्षित और हस्तांतरित में, तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन डायरेक्ट होता था। ठीक है, और इसमें क्या करता था कि इस कार्य के लिए, मतलब जो इस पर शासन करने के लिए, इस कार्य में वह मंत्री उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब यहाँ पर जो चुने हुए मंत्री थे, निर्वाचित सदस्य थे, जिन मंत्रियों को वो शामिल करता था, ये मंत्री इन मंत्रियों के द्वारा इन हस्तांतरित विषयों पर शासन करते थे। मतलब इन हस्तांतरित विषयों को का वो करते थे, देख रेख करते थे, या उन पर जो भी उनका कंट्रोल था। तो ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से गवर्नर शासन करता था उन मंत्रियों पर। ठीक है, और आरक्षित विषय में क्या था, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है, एक कार्यपालिका परिषद थी जो गवर्नर की, इस कार्यपालिका परिषद के माध्यम से इन आरक्षित विषयों पर शासन करता था। ठीक है, तो ये था जो था वो द्वैध शासन प्रणाली। और अच्छा, एक ये भी है कि जो मतलब जो इसमें काउंसिल में जो सदस्य होते थे, जो आरक्षित विषयों को मतलब संभालते थे, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ये हो गया, दो बट गए, मान लो ये आरक्षित हो गया, ये हस्तांतरित, मतलब ये जो है आपका, ये रिजर्व हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर में क्या था कि उन मंत्रियों की सहायता से शासन किया जाता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, और इस पर जो शासन करने के लिए काउंसिल होती थी जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
ठीक है, ये उत्तरदायी है, उत्तरदायी नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है, और ये जो है रिजर्व, जो कि आरक्षित बोल रहे हैं जिसको। तो ये था शासन की द्वैत प्रणाली। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, इस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देखिए, अभी आपने 1909 वाले में देखा कि उसमें सिर्फ मुस्लिमों के लिए था पृथक प्रतिनिधित्व, ठीक है, मुस्लिमों के लिए। और अब क्या है, ये दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब बांटने का जो दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिखों को भी बांट रहे हैं, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन, ईसाई, ये सब, इन सबको पृथक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ये। ठीक है, और इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस एक्ट की, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करते हुए मताधिकार को 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। अब यही वो एक्ट था जिसमें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये जो मताधिकार का जो दायरा था, जो वो 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। देखिए, उस समय जो था वो सबको मताधिकार नहीं था। उस समय मताधिकार के लिए जो था वो मतलब जो क्राइटेरिया था वो संपत्ति जैसे हो गया, मान लो वेल्थ, संपत्ति हो गया, और टैक्स हो गया, और एजुकेशन हो गया, इस आधार, इन चीज़ों के आधार पर ही मताधिकार मिलते थे। संपत्ति, कर, शिक्षा। ठीक है, इस आधार पर जो लोग इन इन चीज़ों पे खरे उतरते थे, उन्हीं के पास में मताधिकार था, बाकी हर कोई मत नहीं दे सकता था। तो ये जो था इसका दायरा इन लोगों ने थोड़ा मतलब बढ़ाया, और चीज़ों को और ज़्यादा सम्मिलित किया, और भी चीज़ों ये लोग देखने लगे, धन संपत्ति, शिक्षा के अलावा। तो ये था इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो कि क्वेश्चन आता है बार बार। तो ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुई और इनका दायरा बढ़ा दिया गया, और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था कर दी गई, और जो प्रांत थे उसमें द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, जिसमें एक आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित थे। ये था पूरा 1919। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तो इसको थोड़ा सा लंबा खींचा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम, इसके बहुत सारे भाग जो हैं वो आपको हमारे संविधान में बहुत सारे नियमों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो एक तरह से बोलते हैं कि ये भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। तो इसमें ये था, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी रजवाड़े शामिल थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वो, और देसी रजवाड़े जो थे वो थे, शामिल थे इसमें संघात्मक सरकार में। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके, देखिए मैंने बताया था कि आप ये 1935 में ये जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई। तो वही जो द्वैत शासन प्रणाली था, अब उसको सेंटर लेवल, केंद्र स्तर पर लागू किया गया। ठीक है, इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, और प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार अब प्रांतों को दे दिया गया। ठीक है, तो जो पहले था वो जस्ट उसका उल्टा हो गया। अब प्रांतीय विषयों पर विधि जो है वो प्रांत अपने से बना सकते थे, और केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली लागू हो गई। लेकिन हालांकि ये जो था ये आगे तक ज़्यादा नहीं चल पाया। ये प्रांतीय विषय विधि ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें प्रावधान था। ठीक है, बाद में जो था वो लागू नहीं हो पाया था। गवर्नर जनरल को सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था। अब देखिए, ये मंत्रिपरिषद शब्द आने लगा है, ये अब इसकी सलाह पर ही कार्य करने लगेगा। मतलब धीरे धीरे इसको थोड़ा सीमित करने की बात हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत में फिर मांग बढ़ने लगी थी ना स्वायत्तता की। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, तथा दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को, मतलब ये बर्मा म्यांमार ही है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। तो ये 1935 का अधिनियम था, और सिंध और उड़ीसा भी इसी अधिनियम के माध्यम से बनाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और आगे देखते हैं। इसमें आगे है, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, जैसा कि बताया केंद्र स्तर पे केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, विधानसभा तथा राज्य परिषद। राज्य परिषद एक अस्थायी सदस्य था, जैसे कि आज राज्यसभा है,
तो जिसके 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। अब देखिए ये जैसा कि अभी है कि हर दूसरे साल मतलब रिटायर होते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं, तो अब उस समय ये तीसरे वर्ष, हर तीसरे वर्ष था 1/3 सदस्य। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां सीमित थी। गवर्नर जनरल यदि आवश्यक समझे तो दोनों सदनों को एक साथ आहूत कर सकता था। तो ये जैसे कि अभी है हमारे राष्ट्रपति में राष्ट्रपति हमारे जो है सदनों को जो है आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं और विघटन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये चीज़ें वहीं से आई हुई हैं। ठीक है। तो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था कि एक साथ आहूत कर सकता था, सत्रावसान कर सकता था तथा उनका विघटन कर सकता था। अब ये पॉलिटी में आपको बताएंगे कि कौन क्या कर सकता था, जैसे राष्ट्रपति में क्या क्या हो सकता था और लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कर सकता है, उसमें थोड़ा अंतर है। तो यहाँ आप ये बस इतना समझिए कि गवर्नर जनरल आहूत कर सकता था, सत्रावसान कर सकता था और विघटन कर सकता था। ये शक्तियाँ इसको मिल गई। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। या आज के जो प्रावधान है वो 1935 वाले में यही चीज़ थी। ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने उसमें देखा वो तो दूसरा था, ये सीधे सीधे इसमें बात हो रही है क्योंकि ये संघ बन चुका है। संघात्मक भावना 1935 में आने लगी थी, 1935 के अधिनियम में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता था। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देखते हैं, देखिए ये सूचियां जो होती हैं, सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और अवशिष्ट जो है वो शक्ति होती है। तो यहाँ कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अवशिष्ट शक्ति है उसको भी इसी में सोचने लगते हैं। तो ये शक्ति है और ये सूची है। तो ये था इसमें। और 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जैसा कि जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट थे इसमें कि तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करना, दो, और दूसरा ये था कि मतलब आहूत कर सकता था, सत्रावसान और विघटन कर सकता था गवर्नर जनरल यदि आवश्यक समझे तो। और ये था कि विषयों को 3 श्रेणियों में भी विभक्त कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हमारे आज संविधान में है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो ये आपको आगे याद रखने में भी जो स्रोत वगैरह पूछता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में अंतिम निर्णय जो गवर्नर जनरल का होता था, और 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब आज का जो है, तो उसके बाद उसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे चीज़ें थे जो 1935 के अधिनियम तक ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। और अब इसके आगे जो है, इसके आगे वाले पार्ट में हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।